हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनीज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है। दो किडनीज़ होते हैं तो दो किडनीज़ के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड, एक किडनीज़ के ऊपर, दूसरा दूसरे के ऊपर। तो एड्रिनल ग्लैंड्स की तादाद कितनी होती है? 2 होती है। और फिर ये एड्रिनल ग्लैंड मज़ीद इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एड्रिनल मेडुला, दूसरे को कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब मैं पहले आपको इनका डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। अब जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये देखें यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है इसका डायग्राम। ये हमारे पास क्या है? किडनी है। इस किडनी के ऊपर ये मौजूद होता है छोटा सा एक ग्लैंड होता है, उसको हम नाम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसके हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाया है, 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसका सेंट्रल और जो मिडल पार्ट होता है, सेंट्रल और डीप पार्ट। डीपर पार्ट होता है और सेंटर में होता है, उसको हम नाम देते हैं एड्रिनल मेडुला। और उसके बाद ये जो आउटर पार्ट है, ये सारा आउटर पार्ट जो मैंने बनाया हुआ है, इसको हम नाम देते हैं क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब इस एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम मज़ीद फिर 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं, उसको आप GFR के नाम से याद रख सकते हो। सीक्वेंस में अगर आपने याद करना है एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर्स को, तो उसको आप याद रखें GFR। जी से जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे आउटर लेयर या पोर्शन। दूसरा जो जोन है या लेयर है वो है जोना फेसिक्युलेटा, और आर से रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस सबसे डीपर पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, डीपर पोर्शन है, डीपर जोन है। तो पहला जो जोन है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसको कहते हैं। जो दूसरा जोन है, मिडल जोन है, उसको हम नाम देते हैं जोना फेसिकुलेटा। और सबसे इनर मोस्ट जो जोन है, उसको हम नाम देते हैं जोना रेटिकुलरिस। अब ये तीनों जो जोन्स हैं या पोर्शंस हैं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हैं। अब जोना रेटिकुलरिस के अंदर जब जाओगे, उसके डीप जब जाएंगे हम, तो फिर वहाँ पे मौजूद होगा क्या? एड्रिनल मेडुला। ये देखें एड्रिनल कॉर्टेक्स मैंने बनाया हुआ है। इसको फॉर एग्जांपल मैं 3 पोर्शंस में जब डिवाइड करूँगा, तो ये सबसे पहला ये जो आउटर पोर्शन है, ये सारा, इसको हम नाम देंगे ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम नाम देंगे फेसिकुलेटा। उसके बाद एड्रिनल मेडुला और फेसिकुलेटा के बीच का ये वाला जो सारा हमारे पास पोर्शन है, उसको फिर हम नाम देंगे रेटिकुलरिस। और हर एक जोन के फिर अपने हार्मोन्स होते हैं। अब पहले मैं आपको एड्रिनल मेडुला का बता देता हूँ कि ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। एड्रिनल मेडुला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। कौन से हार्मोन के? ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। और एक बात और आपको बता दूं कि जो एड्रिनल मेडुला है, उससे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और वो कब रिलीज़ होंगे? एक्यूट स्ट्रेस के दौरान रिलीज़ होंगे। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं वो कब रिलीज़ होते हैं? क्रोनिक स्ट्रेस के दौरान। तो ये बात याद रखना कि एक्यूट स्ट्रेस में जैसे फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होता है, उस वक्त एड्रिनल मेडुला स्टिमुलेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स के ज़रिए, और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा। और जब क्रोनिक स्ट्रेस होगा तो उसमें ACTH हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट जो हार्मोन्स होते हैं, उनको रिलीज़ करवाएगा। तो क्रोनिक स्ट्रेस में एड्रिनल कॉर्टेक्स फंक्शन कर रहा होता है और एक्यूट स्ट्रेस में एड्रिनल मेडुला फंक्शन कर रहा होता है। अब हम आते हैं एड्रिनल, यहाँ से डिटेल से हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। एड्रिनल मेडुला मैंने आपको बताया रिलीज़ करता है एपिनेफ्रिन, जिसका दूसरा नाम है एड्रीनालिन, या फिर और दूसरा जो हार्मोन है वो है नॉरएड्रेनालिन, जिसका दूसरा नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। तो एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज़ होते हैं एड्रिनल मेडुला से। कब रिलीज़ होंगे? ड्यूरिंग एक्यूट स्ट्रेस के दौरान। तो एक्यूट स्ट्रेस के दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स सप्लाई कर रहे होते हैं एड्रिनल मेडुला को,
वो एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करके क्या रिलीज़ करवाएंगे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। फॉर एग्जांपल ये एड्रिनल मेडुला है, यहाँ पर जो नर्व है वो एक सिंपैथेटिक नर्व है, तो जब एक्यूट स्ट्रेस होगा तो ये नर्व एक्टिवेट होगा। जब ये नर्व एक्टिवेट हो गया तो ये नर्व एक्टिवेट करेगा एड्रिनल मेडुला को, उससे फिर रिलीज़ होगा क्या, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होंगे ड्यूरिंग एक्यूट स्ट्रेस। ये फिर क्या करते हैं, इनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। ये बीपी को हाई करते हैं, दोनों ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं, मसल्स की तरफ ब्लड ग्लूकोज की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं मसल्स की तरफ, ताकि बंदा हैवी वर्क इजीली कर सके। और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बंदे को एक्यूट स्ट्रेस के दौरान या फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के दौरान हेल्प करते हैं ये दोनों हार्मोन्स। अच्छा, अभी आते हैं आज का जो हमारा मेन जो फोकस है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि हम एड्रिनल ग्लैंड की एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम लोग, इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है, और इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स आर जोन्स। लेयर्स इतना बेहतर वर्ड नहीं है, जोन्स आप कह सकते हैं, 3 जोन्स या 3 पार्ट्स। तो सबसे पहला जो जोन है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, मैंने आपको डायग्राम से बता दिया था। तो आउटर मोस्ट लेयर एंड इट रिलीजेज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और वे ये रिलीज़ करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब मिनरलो मीन्स मिनरल, मैंने आपको बता दिया कि ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाता है। ये जो हार्मोन होगा जो जोना ग्लोमेरुला से रिलीज़ होता है वो मिनरल्स को, मिनरल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सोडियम। सोडियम क्या है, साल्ट है, साल्ट को हम मिनरल्स भी कहते हैं। तो साल्ट को रीअब्जॉर्ब करवाता है किडनी से। कॉर्टिकॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से, कॉर्टिकॉइड मीन कॉर्टेक्स, तो उससे रिलीज़ हो रहा है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मिकदार में जो रिलीज़ होता है वो यही है, अल्डोस्टेरोन है। और होता भी यही है, मेनली यही हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यही एक हार्मोन है जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन, जो कि रिलीज़ होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट लेयर से या जोन से, जिसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। और रिलीज़ कब होगा, जब ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन आके एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। ACTH कहाँ से रिलीज़ हो रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा था। वो आके जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर एक्ट करेगा। जब एक्ट करेगा तो जोना ग्लोमेरुला से रिलीज़ होगा हार्मोन जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन। और इस अल्डोस्टेरोन को हम जो जनरली इसको हम नाम दे रहे होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि इसका फंक्शन यही है। फंक्शन की बेस पे ये नाम है, लेकिन जो असल नाम है वो अल्डोस्टेरोन है। तो ये अल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं नेफ्रॉन के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट होते हैं उनके ऊपर जाके एक्ट करता है, और वहाँ से रीअब्जॉर्ब करवाता है सोडियम को एलॉन्ग विद वाटर के साथ। क्योंकि सोडियम एक सॉल्यूट है, तो ये फॉर एग्जांपल मैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को इस तरह बना रहा हूँ, वैसे तो वो इस तरह कन्वोल्यूटेड होता है। फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग डक्ट है ये, तो यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है। अब इस सोडियम को वापस रीअब्जॉर्ब करवाना है यहाँ पे फिर ब्लड होगा, तो यहाँ पर आके हार्मोन एक्ट करेगा अल्डोस्टेरोन। सोडियम को जब रीअब्जॉर्ब करवाएगा, ब्लड के अंदर लाएगा, तो सोडियम एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट के साथ यहाँ पर जो वाटर होगा वो भी रीअब्जॉर्ब होगा। इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम भी और ब्लड का सोडियम भी मेंटेन हो जाएगा और बीपी वापस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है और मेंटेन करवाता है, इस तरह से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा के। अच्छा, फिर हमारे पास है जोना वेसिकुलेटा, सेकेंड लेयर या जोन है। इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स है विच रिलीजेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब कॉर्टिकॉइड मीन्स फिर से वही है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन करवाने वाला। तो इस हार्मोन का नाम है कार्टिसोल। तो कार्टिसोल क्या है, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मीन्स ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है और ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा होता है। अब किस तरह से रेगुलेट करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कार्टिसोल के फंक्शंस क्या होते हैं, ये इंक्रीज़ करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मुख्तलिफ तरीक़ों से। सबसे पहले ये इंक्रीज़ करा रहा है क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन्स की ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन्स कहाँ पे होते हैं, लिवर में और मसल्स में। उनकी जब ब्रेकडाउन करेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज़ करवा के ग्लूकोज को इंक्रीज़ करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये प्रोटीन्स को तोड़ के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है हार्मोन, और फिर वो अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह से ये ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करता है, हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है।
इट इंक्रीजेज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन को भी इंक्रीज़ करता है ताकि वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो और फिर अमीनो एसिड से ग्लूकोज बने, ग्लूकोनेजोनेसिस का प्रोसेस हो। इट इंक्रीजेज फैट डिपोजिशन काजिंग हम्पबैक, अगर ये कार्टिसोल बहुत ज़्यादा मिकदार में कभी कभार रिलीज़ हो जाए, एक डिजीज़ होता है जिसको हम कुशिंग डिजीज़ कहते हैं, उसमें कार्टिसोल जब हाई अमाउंट में एक्सेस में रिलीज़ होता है तो फैट बहुत ज़्यादा डिपोजिट होता है बैक के ऊपर, तो हम्प बैक बन जाता है और मून फेस, और फेस भी फुल गोल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फैट जमा हो जाता है, और डिजीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं कुशिंग डिजीज़। ठीक है, तो इट इंक्रीजेज फैट डिपोजिशन काजिंग हम्प बैक एंड मून फेस इफ़ रिलीज इन एक्सेस, अगर एक्सेस में रिलीज होगा कार्टिसोल। इट डिक्रीजेज मसल मास, ये मसल मास को डिक्रीज़ करता है, क्यों? मसल के अंदर प्रोटीन होता है और मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, कैटाबॉलिज्म करवाता है, तो प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करवा के ये मसल मास को कम करता है। इस वजह से बंदे के जो आर्म्स वगैरह होते हैं वो थिन होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ थिन होते हैं अगर कार्टिसोल बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो। इट इंक्रीजेज बोन ब्रेकडाउन, ये बोन की ब्रेकडाउन को भी इंक्रीज़ करता है, किस तरह से? ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करके, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? ऑस्टियोपिनिया मीन्स वीक या लेस, ऑस्टियो मीन्स बोन, लेस बोन, तो बोन कम हो जाएगा। बोन कम होने का ये मतलब बोन के अंदर मिनरल्स कम होंगे, कैल्शियम और फास्फेट कम होगा और वीकेंड बोन्स होंगे और फ्रैक्चर्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर बंदे के अंदर कार्टिसोल बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहा हो। ये डिक्रीज़ करता है ग्लूकोज अपटेक को बाय सेल्स बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है और ये डायबिटीज़ भी काज कर सकता है। कुशिंग डिजीज़ होता है उसमें डायबिटीज़ भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है और ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, और सेल्स में जो ग्लूकोज अपटेक है उसको ये डिक्रीज़ करता है, तो इस तरह से ये डायबिटीज़ भी काज कर सकता है अगर एक्सेस अमाउंट में कार्टिसोल रिलीज़ होगा। इट काजेज इम्यून सप्रेशन, एज अ रिजल्ट वन इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ये इम्यून सिस्टम को भी डिक्रीज़ करता है, डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस को डिक्रीज़ करता है और इस तरह से बंदा ज़्यादा इन्फेक्शंस के तरफ प्रोन होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट डिक्रीजेज वाउंड हीलिंग बाय डिक्रीजिंग कोलाजन सिंथेसिस, ये वाउंड हीलिंग को भी डिक्रीज़ करता है। वाउंड हीलिंग को डिक्रीज़ करता है किस तरह से? कोलाजन सिंथेसिस को डिक्रीज़ करके। कोलाजन एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को हमेशा डिक्रीज़ करता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ करता है, पहले भी मैंने आपको बताया ऊपर। और इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को भी ये डिक्रीज़ कर रहा है, डब्ल्यूबीसीज़ की एक्टिविटी को भी डिक्रीज़ कर रहा है और प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की एक्टिविटीज़ को जब ये डिक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से वाउंड हीलिंग डिले होगा, तो वाउंड हीलिंग जो है डिले हो जाता है, डिक्रीज़ करता है या डिले करता है वाउंड हीलिंग को। इट इंक्रीजेज क्लाटिंग एंड ब्लीडिंग टाइम, ये क्लाटिंग और ब्लीडिंग टाइम को भी इंक्रीज़ कर देता है बाय इनहिबिटिंग क्लाटिंग फैक्टर्स को ये इनहिबिट करके क्लाटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर रहा है और प्लेटलेट्स को इनहिबिट करके ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर रहा है। इस वजह से अगर इंजरी हो जाए एक बंदे को और उस बंदे को पहले से कुशिंग डिजीज़ हो तो उसके जो ब्लीडिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही होती क्योंकि क्लाटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स को ये इनहिबिट कर रहा होता है। इट डिक्रीजेज इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फ्लेमेशन को भी डिक्रीज़ करता है, अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो उसको ये डिक्रीज़ करता है। लेकिन अगर ये खुद बहुत ज़्यादा मिकदार में हो कार्टिसोल एक्सेस अमाउंट में, तो ये खुद भी क्या काज करवाता है? स्वेलिंग काज करवा सकता है, वाटर की रिटेंशन करवा के। लेकिन ज़्यादातर वाटर की रिटेंशन कौन करवा रहा था? सोडियम करवा रहा था, सोडियम नहीं, अल्डोस्टेरोन जो सोडियम और वाटर दोनों को रिअब्जॉर्ब, लेकिन अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होंगे तो ये भी वाटर रिटेंशन काज करवा सकते हैं। अब हम आते हैं जोना रेटिकुलरिस की तरफ। जोना रेटिकुलरिस जो है लास्ट लेयर है, ये मैंने आपको बता दिया था। इट इज़ द लास्ट जोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इट रिलीजेस क्या? एंड्रोजन्स विच आर एक्चुअली मेल सेक्स हार्मोन, तो ये रिलीज़ करेगा एंड्रोजन जो कि एक्चुअली मेल सेक्स हार्मोन है। अब एड्रिनल एंड्रोजन जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं लिबिडो को फीमेल में, क्योंकि एंड्रोजन नहीं होते, सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड से थोड़े बहुत एंड्रोजन उनमें रिलीज़ होते हैं। मेल में तो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है, टेस्टिस से, तो वो लिबिडो को मेंटेन कर रहा होता है। इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन मेल्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी ये हेल्प कर रहा होता है मेल्स में। इट काजेज फेशियल हेयर ग्रोथ इन मेल्स, ये मेल्स में दाढ़ी वगैरह जो होते हैं, मस्टचेस जो होते हैं, मूंछें, उनको ये ग्रो करवाता है और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स को फीमेल्स के अंदर ग्रोथ करवाता है। और इट इंक्रीजेज मसल मास, और ये मसल मास को भी इंक्रीज़ करता है, मस्कुलाइन बनाता है। तो ये एड्रिनल एंड्रोजन्स के फंक्शन होते हैं। मेन फंक्शन इसका यही है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट और फीमेल में लिबिडो को इंक्रीज़ करता है
और फेशियल हेयर ग्रोथ मेल्स में और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स इन फीमेल्स। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया एड्रिनल ग्लैंड।